नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। एक एक जानकारी खुलकर सामने आ गई है। सारे शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह जो पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनकी भूमिका जिस तरह से संदिग्ध रूप में सामने आ रही है, और श्रीकांत मिश्रा जो कि चंदन मिश्रा के पिता हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है पुलिस को, उसके बाद शक के दायरे में डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह भी आ गए हैं। डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। सबसे हैरान करने वाली बात जो सामने आ रही है वो ये है कि हत्या करने के बाद ये जो तौसीफ बादशाह है, ये कहीं नहीं गया था। चारों जो शूटर्स, पांचों शूटर्स जो इसके साथ थे, जो चार इसके साथ थे और एक बाहर खड़ा था, मतलब 6 लोगों की यह टोली थी। इसमें से बाकी शूटर्स पश्चिम बंगाल को भेज दिया और खुद तौसीफ बादशाह यहीं था। इसीलिए सबसे पहले उसी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद पुलिस वहां गई, पश्चिम बंगाल और बाकी के शूटर्स को गिरफ्तार कर लाई है। अब इसमें ओंकार नाथ जो है शेरू, उससे भी गहन पूछताछ हुई है और पूछताछ होगी। यह क्या माजरा है और इसमें अभी क्या क्या खुलासे होने बाकी हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए दीपक, पहले भी हम लोगों ने खबर चलाई थी कि बादशाह गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन पुलिस नहीं चाहती थी कि ये खबर पब्लिक डोमेन में जाए, क्योंकि बाकी जो शूटर्स थे उस चौकन्ने हो सकते थे, सावधान हो सकते थे। तो हमने इसको थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन खबर तो हम दे चुके थे। वही बात सच थी। सबसे पहले बादशाह पकड़ा गया। आपने देखा अस्पताल में शूट आउट का वीडियो, किस तरह से हीरो की तरह बाल लहराते हुए और आगे जा रहा है। वो बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मारता है और शूट आउट के दौरान वो सबसे आगे रहता है और निकलता है सबसे बाद में आराम से। शूट आउट के बाद 4 शूटर भागते हुए जाते हैं बाहर, लेकिन वो आराम से 15-20 सेकंड बाद निकलता है और आराम से जाता है। और ठीक दुर्घटना के बाद या आपराधिक वारदात के बाद भी उसने दुस्साहस दिखाया। बाहर जाते समय भी बाइक पर पिस्टल लहराते हुए, जश्न मनाते हुए गया और उसने पटना नहीं छोड़ा। सोच लीजिए कितना दुस्साहसी था। एक तो बिना मुंह ढके हुए उसने शूट आउट को अंजाम दिया। शूट आउट को अंजाम देने के बाद एकदम बेफिक्री के साथ गया, निकला बाहर, बाइक पर सवार होकर लहराया पिस्टल, ठीक है, जश्न मनाया और पटना में ही जाके आराम से बैठ गया। उसको तो पता था कि मेरा चेहरा पुलिस ने देख लिया है। वो पहले से अपराधी था, पुलिस के पास उसका आपराधिक रिकॉर्ड था, उसको ये भी पता था कि खोजने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कितना दुस्साहस, वो यही रहा और पकड़ा गया। डॉक्टर पिंटू सिंह का क्या माजरा है? डॉक्टर पिंटू सिंह, क्योंकि उनके जो पिता हैं श्रीकांत मिश्रा, चंदन मिश्रा के, उन्होंने एकदम कहा है कि मेरा बेटा रिलीज होने वाला था, उसका पिस्टूला का ऑपरेशन के बाद उसे छोड़ा जाना था अस्पताल से, लेकिन डॉक्टर पिंटू सिंह ने कहा कि नहीं, आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा। 17 तारीख को रोक लिया और जानबूझकर रोका ताकि शूटर्स आए और हत्या कर। दीपक, ये तो उनको आशंका है ना कि भाई एक दिन पहले डिस्चार्ज हो जाता तो मेरा बेटा बच जाता। तो अक्सर जो पीड़ित होते हैं इस तरह का आरोप लगाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर पिंटू दोषी हैं, क्योंकि ऑपरेशन के पहले डॉक्टर कुछ अनुमान लगाते हैं, ऑपरेशन के बाद परिस्थिति को देखकर डिसीजन लेते हैं। तो ऑपरेशन के बाद उनको लगा होगा कि 1 दिन 2 दिन और रहना चाहिए। इसका मतलब थोड़ा है कि उसी दौरान शूट आउट। पुलिस को कुछ लग रहा है, तभी तो पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की। अगर पुलिस को लगता कि बात इतनी सी है तो नेम्ड एफआईआर दर्ज नहीं करती। हाँ बिल्कुल, लेकिन पुलिस को अभी प्रमाण थोड़े मिला है। पुलिस ने उनको उठाया भी नहीं है और गिरफ्तार भी नहीं किया। बिल्कुल, एफआईआर का मतलब यह है भी नहीं कि कोई व्यक्ति दोषी है। एफआईआर का मतलब यही है कि बिल्कुल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, प्राथमिकी है, मतलब वो व्यक्ति शक के दायरे में है, उससे पूछताछ करने की जरूरत है, उसकी संलिप्तता की आशंका है। शक के दायरे में इसलिए है कि मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं, तो पुलिस कैसे नाम नहीं लिखेगी? लिखना ही पड़ेगा। एफआईआर तो लिखवाया जाता है ना भाई, हम जो बताएंगे वही एफआईआर पुलिस लिखेगी। एफआईआर में उनका नाम है, वो आएगा, नेचुरल है। लेकिन अब पुलिस पूछताछ करेगी, तब पता चलेगा कि उनकी भूमिका है या स्वाभाविक रूप से उन्होंने 1 दिन और एक्सटेंड कर दिया। नहीं तो अब तो शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं सारे, अब तो पुलिस तोड़ेगी शूटर्स को और पूछेगी कि बताओ अस्पताल में किससे किससे सहयोग मिला तुमको। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो बादशाह है अपने एक मित्र के इलाज के दौरान अटेंडेंट बन के उस अस्पताल में बहुत दिनों तक रहा था, क्योंकि उसके लिए सुरक्षित जगह था। अस्पताल से ज़्यादा सुरक्षित क्या होगा? और उसने दोस्ती की उस दौरान अस्पताल के कर्मियों से, डॉक्टरों से।
बहुत प्रभाव उसका था वहाँ, और उसका फायदा उठाया शूट आउट को अंजाम देने के लिए। किसी ने उसको रोका नहीं, टोका नहीं, आराम से गया शूट आउट को अंजाम दे। और चप्पे चप्पे से वाकिफ था। हाँ, उसके किस कर्मचारी से अच्छे संबंध थे, क्या उसने लॉक को किसी कर्मचारी की मदद से खराब करवाया? क्योंकि एक दिन पहले कमरे का लॉक खराब हो गया था। अगर कमरे का लॉक खराब नहीं होता तो दरवाज़ा पर नॉक करना पड़ता, कोई दरवाज़ा खोलने आता, ठीक है, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरवाज़ा खुला हुआ था, अपराधी घुसे, दनादन फायरिंग शुरू कर दी। तो ये पुलिस पता करेगी कि भाई वो साजिश के तहत लॉक खराब किया गया था या पहले से या संजोग से खराब हो गया था। संजोग नहीं हो सकता है। उस साजिश में अस्पताल का कोई कर्मचारी की मिलीभगत थी या शूटर ने ये प्लान किया था। शूटर उस कमरे में जाकर लॉक खराब नहीं कर सकता, ये भी सच है। तो पूछताछ में सारी कड़ियां खुलेंगी और अब प्रशासन ये पता करेगा, पुलिस ये पता करेगी कि किन कर्मचारियों से उसके अच्छे संबंध थे, किन कर्मचारियों के साथ उसकी रेगुलर बातचीत हो रही थी, उस दिन किससे बात हुई है, किसने क्या सहयोग किया। हो सकता है कि कर्मचारियों को पता ही नहीं हो कि उसका मंसूबा क्या है। अब देखिए, कोई कर्मचारी अस्पताल का इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो मदद करेगा शूट आउट को अंजाम देने में। अब बहुत क्रिमिनल माइंडेड होगा, कर्मचारी भी क्रिमिनल माइंडेड हो सकता है, तब तो हो सकता है कि दोस्ती हो गई, पहले से क्रिमिनल माइंडेड है और साठगांठ में शामिल हो गया, तो ये तो संभावना टटोला जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बादशाह ने ये साबित करने की कोशिश की कि हमको डर न पहले था और न अब है। पटना में ही रहा और पकड़ा भी गया, उसी की निशानदेही पर, उसी के जरिए बाकी शूटर को पकड़ा गया। बाकी 4 शूटर डरे सहमे दिखाई दिए, भागते दिखाई दिए, और वो आखिरी क्षण तक भागते ही रहे और भागते भागते बंगाल पहुंच गए। यह है ना। तो बादशाह पकड़ा गया, अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो इतना जल्दी पकड़ना मुश्किल था बाकी शूटरों को। तो एक मेन पकड़ा गया तो बाकी शूटर तो संपर्क में होंगे ही, पुलिस का नहीं उठाएंगे, बादशाह का फोन तो उठाएंगे। बादशाह का किसी ने फोन उठाया होगा, सुराग मिल गया होगा। और बादशाह तो मुखिया था ना भाई, तो वो तो अकेले रह सकता था, लेकिन बाकी जो 4 शूटर थे हत्या को अंजाम देने के बाद वो एक साथ ही होंगे और इसलिए आसानी से पकड़े गए। अब पुलिस खुलासा करेगी, पूछताछ तो हो रही है, पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेगी और जो भी राज होगा वो बाहर आ जाएगा। लेकिन पहले ही राज आ चुका है, क्योंकि शेरू से भी पुलिस ने पूछताछ की है, जो बंगाल जेल में है। पूछताछ में उसने भी बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उसने कहा है कि बिहार किसी जेल के अपराधी के जरिए उसने कंट्रैक्ट दिया सुपारी किलिंग की। ये सच हो सकता है। देखिए, ये साबित करता है कि जो अपराधी जेल में बंद हैं वो मोबाइल फ़ोन के जरिए अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन के जरिए वो रंगदारी भी मांग रहे हैं और रंगदारी नहीं देने वालों को निपटा भी रहे हैं। इस मामले में तो कोई रंगदारी का मामला है नहीं, ये तो बदले की भावना से सुपारी देकर हत्या कराई गई है। दोनों क्रिमिनल ही थे, हत्या की सुपारी देने वाला भी सातिर अपराधी है और मारा जाने वाला भी अपराधी है। दोनों का गैंग एक ही हुआ करता था पहले, दोनों बक्सर जिले के रहने वाले हैं, साथ क्रिकेट खेलते और थे। इसने बता भी दिया है, शेरू से जो एसटीएफ ने पूछताछ की है पुरलिया जेल में, उसने कई अहम जानकारी दी और फिर उनसे शेरू से आज पूछताछ होगी और शेरू बताएगा फिर आज की उसमें कौन कौन और लोग शामिल। बिल्कुल, शेरू यही नहीं बताएगा, पुलिस अब तो पूरा उनका हिस्ट्री खंगालेगी ना कि रिमांड पर भी ला सकते। रिमांड पर तो लेना ही लेना है। पुलिस अभी पूछताछ कर रही होगी, पूछताछ कर 24 घंटे के अंदर आपको पूछताछ करके कोर्ट में ले जाना है। इसीलिए पुलिस शेरू को रिमांड पर ले, शेरू को तो रिमांड पर लेना ही लेना है। वो तो प्राथमिक पूछताछ हो गई, लेकिन अब उसको रिमांड पर लेगी 5 दिन 7 दिन के लिए और फिर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके सारे राज उगलवाएगी कि वही कारण है, केवल आपसी दुश्मनी या उसके पीछे और कोई कहानी है, पैसे का लेन देन है। सुबोध की क्या कहानी है? सुबोध, हाँ, सुबोध कैसे आ गया भाई, इस षड्यंत्र में कैसे शामिल हो गया, उसकी भूमिका की जांच होगी। इन अपराधियों के क्या कनेक्शन है, पॉलिटिकल कनेक्शन, वो भी सामने आएंगे। क्योंकि एक का तो पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आ गया है बादशाह का, एक राजनीतिक दल का पोस्टर उसका मिला है जिस पर वो लिखा है कि समाज सेवी, तो अपने को समाज सेवी बता के किसी पार्टी में शामिल हो गया था, अपनी पहचान छुपाए हुए था। ऐसे बाकी 4 भी हो सकते हैं, तो उनका क्या कनेक्शन है। और इससे दीपक ये है कि ये तो ठीक है, ये पारस हॉस्पिटल का शूट आउट का राज खोलेंगे, इतना ही नहीं है, जब पुलिस उगलवाएगी तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड खंगालेगी कि किन किन हत्याओं में इनका हाथ है, किसको
कब मारा। पता चला कि कितने एक चंदन मिश्रा शूट आउट का राज उगलवाते उगलवाते कितने राज खुल गए। बिल्कुल, ये ऐसा थोड़ा है कि इन्होंने एक ही शूट आउट को अंजाम दिया है, चंदन मिश्रा को ही मारा है। चंदन मिश्रा के तो सहयोगी हुआ करते थे, इन्होंने कई शूट आउट को अंजाम दिया होगा चंदन मिश्रा के साथ मिल के या अलग। तो अब पुलिस सारे शूट आउट के बारे में जानकारी निकालेगी। अब कई ऐसे लोग बेनकाब होंगे जिन्होंने सुपारी देकर किसी की हत्या कराई होगी इन शूटरों के जरिए। ये तो सारे राज उगलेंगे। जब 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेगी पुलिस तो 10 साल पहले के क्राइम का भी खाका पेश कर देंगे। तो बहुत बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं, इंतजार करिए। हमने पहले भी कहा था कि 24 घंटे इंतजार करिए, ये सारे शूटर या तो मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। अगर मारे नहीं गए हैं तो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? इसलिए कि और कई लोग बेनकाब होंगे, और अगर मारे जाते तो वहीं राज खत्म। मारे जाते तो राज खत्म हो जाता। और जो इनका इस्तेमाल करते थे लोग, सफ़ेद पोश लोग जो सुपारी दे के लोगों की हत्याएं कराते थे, वो सुरक्षित रह जाते, वो बच जाते। लेकिन इनके पकड़े जाने से, जिंदा पकड़े जाने से वो बच नहीं पाएंगे। और ये जब पकड़े गए हैं तो आज न कल ये मारे ही जाएंगे। अरे जो गोली से खेलता है गोली से ही मरता है। तो मुझे लगता है कि पटना पुलिस की ये बड़ी सफलता है। और बादशाह को पकड़ा, इसके बाद उसके जरिए चारों साथियों को पकड़ लिया। 6वां कौन था जो गली में इनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहा था बिजली के खंभे के पास, उसकी भी खोजबीन जारी है। और अस्पताल में जो दिख रहा था 7वां छिप रहा था, येलो टी रहा था, वो कौन था? वो कहीं अस्पताल का कर्मचारी वही नहीं तो था? देखिए कोई तो है इसमें जिसने बताया कि क्या टाइमिंग। वो बड़ा संदिग्ध तरीके से पीछे दीवार के पीछे छिप रहा है। दीपक शूट आउट के बारे में जो खुलासा किया है वहाँ उस कमरे में बैठे व्यक्ति ने, जिसके सामने आंखों के सामने शूट आउट हुआ, वो हिला देने वाली है। उसने कहा कि थोड़ी देर पहले नर्स आई थी और पानी चढ़ाया जा रहा था चंदन को, उसने सुई बाहर, इंजेक्शन बाहर निकाला कुछ सेकंड मिनट पहले। उसके जाने के बाद ही शूटर घुसे। अगर 5 मिनट बाद घुसते तो चंदन बाथरूम में होता और शायद वो बच जाता। हालांकि जिस तरह से वो तैयारी करके गए थे, बचना मुश्किल थे, वो बाथरूम में भी रहते तो बचते नहीं, गोलियां और चलती, दरवाजा तोड़ के मारते। इतना दुसाहसी अपराधी तो मैंने नहीं देखा है। एक बार देखा था पटना में, बोरिंग केनाल रोड में द्वारिका मंदिर मठ की जमीन पर एक अपार्टमेंट बन गया था। किसी अपराधी, अनिल शर्मा अपराधी था, ठेकेदार था, आरजेडी के बहुत करीब था वो। उसने गोली मारी थी एक बिल्डर के भाई को, एकदम मेरे आंखों के सामने मारा था, कैमरे के सामने। मैं इंटरव्यू ले रहा था, वहां गोली चली AK-47 से। पुलिस भाग रही थी, पुलिस भी थी, ऐसा नहीं था कि गोली चलने के बाद पुलिस आई। पुलिस अपने 303 लेकर भाग रही थी। 47 से गोलियां चली। पुलिस भाग गई, मेरा कैमरामैन भी कैमरा पटक के भाग गया। मैं कैमरा उठाया और उसको शूट किया। की बात है ये उस समय तो लालू जी की सरकार, मुख्यमंत्री थे, नहीं राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, उनका सरकार था। और अनिल शर्मा सब जानते हैं कि लालू जी के बहुत करीबी था। जब लालू जी जब जेल गए थे तो उनके लिए बहुत विशेष व्यवस्था उसने की थी। तो वो सत्ता से जुड़ा हुआ था और उसने खुलेआम मारा भाई। AK-47 वाले गोली चला रहे थे कैमरे के सामने, पुलिस भाग रही थी। उसके बाद ये दूसरी घटना है, लेकिन इसको तो मैं देखा नहीं आंखों, उसको तो मैंने आंख से देखा था अपनी। इसको तो अब उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, कैमरा नहीं था, डर भी नहीं था ना। अभी तो पूरे भारत ने देखा कि कैसे इन लोगों ने अब तो आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कैमरे में कैद है। जरूरत है केवल खोजने की। कोई खोजना चाहे आपका पूरा रिकॉर्ड, आपका वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि अब तो क्या क्या सिस्टम है, आप सड़क पर जा रहे हैं वो भी रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। तो ये सफलता है पटना पुलिस की। 5 शूटर पकड़े गए हैं, 2 दिन के अंदर पकड़े गए हैं, बड़ी सफलता है। इससे एक मैसेज जाएगा कि भाई अब कोई अपराध तो कर सकता है लेकिन अपराध करके बच नहीं सकता है, ये बड़ी बात है। देखिए मर्डर तो कहीं भी किसी का हो सकता है, लेकिन मर्डर करने के बाद अपराधी खुलेआम घूमते हैं, वो चिंता की बात है। तो मुझे लगता है कि बिहार पुलिस ने, पटना पुलिस ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि भाई अपराध करोगे तो बचोगे नहीं। और ये मारे नहीं गए हैं, ये और अच्छी बात है, क्योंकि कई और लोग बेनकाब होने वाले हैं। तो कई और लोग बेनकाब होने वाले हैं, क्योंकि शूटर्स एनकाउंटर में मारे नहीं गए हैं,
मारे गए होते तो जो सफेद पोश हैं पीछे छिपे वे राहत की सांस ले रहे होते, लेकिन ये पकड़े गए हैं और अब पुलिस 3rd डिग्री इस्तेमाल करेगी या 4th 5th डिग्री इस्तेमाल करेगी ये हम नहीं जानते, लेकिन पुलिस कुछ न कुछ करेगी ज़रूर और उगलवाएगी सारे राज और पता करेगी कि इन शूटर्स तौसीफ बादशाह के पीछे, बलवंत के पीछे और बाकी के जो 3 शूटर्स हैं, ये 5-6 शूटर्स के पीछे कौन था, सुबोध का क्या हाथ था, शेरू का क्या हाथ था। शेरू को भी रिमांड पर पश्चिम बंगाल से लाया जा सकता है बिहार और लाया ही जाएगा और इसमें अभी कई राज खुलने बाकी हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया। हम आपको बिहार सरकार की उन योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपको ना पता हो। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की उन महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं की जो सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करना है। पहली योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवावस्था पेंशन योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को जून माह से 1100 प्रति माह की राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 35,59,000 से अधिक है। दूसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जिसमें 40 से 79 वर्ष की बीपीएल परिवार की विधवाओं को 1100 प्रति माह की पेंशन दी जाती है और लाभार्थियों की संख्या 6,32,000 से अधिक। तीसरी योजना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पेंशन योजना, जिसमें उन बीपीएल परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को मिलेगी जिनकी दिव्यांगता 80% या उससे अधिक है। जून माह से 1100 प्रति माह मिल रहे हैं। लाभार्थियों की संख्या है 1,10,000 से भी ज्यादा। चौथी योजना है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है या उनकी वार्षिक आय 60,000 से कम है और ये उन्हीं विधवाओं के लिए है जो केंद्र की योजनाओं से लाभ नहीं उठा रही हैं। लाभार्थियों की संख्या 8,64,000 से भी ज्यादा है। पांचवी योजना बिहार निशक्तता पेंशन योजना, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1100 प्रति माह की पेंशन मिलती है। और अंत में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के उन बुजुर्गों को 1100 की मासिक सहायता दी जाती है। आवेदन के लिए RTPS काउंटर या SSP MIS पोर्टल का उपयोग करें।